गपशप के द्वारा मैथ सीखेंगे। आज बात भी करेंगे, आप कमेंट भी करेंगे, आपसे प्रश्न भी पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन भी करेंगे और आप जवाब भी देंगे। यानी आप प्ले विद मैथ का नाम जैसे सुने थे हम लोग, यानी मैथ के साथ बिल्कुल खेलेंगे आसानी से, एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे। आप सिर्फ देखते चला और मुझे कमेंट में जवाब भी करते चले। तो सबसे पहले हम लोग कुछ देखते हैं नंबर सिस्टम से। यानी संख्या पद्धति से हम लोग सवाल जवाब करेंगे। सही लिखे, संख्या पद्धति सिस्टम के बारे में आज एक एक चीज को क्लियर करते हैं। नंबर सिस्टम हम लोग का होता क्या था, कौन कौन नंबर होता था, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इस तरह से संख्या जो था। तो आप एक एक करके बताएंगे कमेंट में कि जैसे सिर्फ और सिर्फ आज एग्जाम्पल को ही चलेंगे। यानी उदाहरण जब हम लोग जानते हैं, तो अगर किसी चीज का हम लोग उदाहरण जानते हैं तो समझ जाते हैं कि इसका परिभाषा भी हम लोग जानते होंगे, तब हम लोग उदाहरण दे पाते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या से आते हैं। प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको बोलते थे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते थे। यानी गिनती में जितनी भी संख्याएं आती है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते थे। और पहली प्राकृतिक संख्या क्या था, जल्दी कमेंट करें। पहली प्राकृतिक संख्या 1, दूसरी प्राकृतिक संख्या 2 और लास्ट अनंत। यानी हम लोग कह नहीं पाएंगे। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या किसको बोलते थे, प्राकृतिक संख्या के समूह में हम लोग जब जीरो को भी मिला देते हैं तो उसमें क्या हो जाता था, पूर्ण संख्या होता था। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम लोग जीरो मिला देते थे तो पूर्ण संख्या बनना था। तो पहली पूर्ण संख्या मेरा क्या हुआ, जीरो हुआ। याद रखेंगे, पहली पूर्ण संख्या जीरो हो गया। अब आगे चलते हैं, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, सम संख्या में आते हैं। सम संख्या हम लोग किसको बोलते थे, जो 2 से भाग लगे, ऐसी संख्या यानी जोड़ा में होना चाहिए। यानी जोड़ा में होगा तो वो 2 से भाग लगेगा, क्योंकि 2 का ही जोड़ा होता है। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग लगे, यानी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट, वो कट हो जाना चाहिए। यानी जैसे 4 6 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से। तो पहली सम संख्या जो मेरा होगा, तो पहली सम संख्या क्या होगा भाई, 2 हो जाएगा। पहली सम संख्या कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद विषम संख्या क्या बोलते हैं, जस्ट ऑपोजिट होता है सम संख्या का, जो 2 से भाग नहीं लगे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको विषम संख्या बोलेंगे। और आगे आप कमेंट में जवाब दिया, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जल्दी जवाब करेंगे। भाज्य बोलते थे ऐसी संख्या जो एक से और खुद से ही सॉरी जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, और उसको हम लोग भाज्य बोलते थे। और जो एक या खुद के अलावा और किसी से भी भाग नहीं लगे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, अभाज्य बोलते थे। जैसे पहली भाज्य संख्या कौन सी होगी, कौन सी पहली भाज्य संख्या होगी बताइए। जैसे 4 एक से भी लगता है, 2 से भी लगता है और 4 से भी लगता है, तो भाज्य हो गया। उसके बाद अभाज्य में अगर आते हैं तो पहली अभाज्य संख्या 2 होता है। याद रखेंगे, 2 जो होता है, 1 और 2 के अलावा किसी से और भाग लगता नहीं है, तो वो अभाज्य हो गया। यानी जो खुद और 1 के अलावा किसी से भागने लगे वो अभाज्य हो गया। तो आप नंबर सिस्टम में 4-5 नंबर को बिल्कुल आसानी से याद रखेंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते थे, जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन q डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी q जो है 0 नहीं होना चाहिए। आप अगर 1/0 लिखिएगा तो इसको अगर बोलेंगे हम लोग कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो मानेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी ये परिमेय संख्या हो नहीं सकता है। परिमेय संख्या होने के लिए शर्त यह है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नंबर सिस्टम के बाद प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस यानी स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान और अंकित मान हम लोग आज बिल्कुल सिर्फ ट्रेलर के तौर पे देखते जाएंगे,
और एक क्लास में सारा कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर देंगे। यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है, प्लेस का मतलब होता है स्थान, वैल्यू का मतलब होता है मान, तो स्थान का जितना मान होगा उसी को हम लोग प्लेस वैल्यू बोलेंगे, और फेस वैल्यू का मतलब हुआ अंकित मान, जिसका जितना फेस जैसा फेस उसका वैसा वैल्यू। तो याद रखेंगे प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका होता है ये, अगर इसका प्लेस वैल्यू बोलेगा या इसका अंकित मान, यानी अगर बोलेगा कि यहाँ पे 5 का स्थानीय मान निकाला है तो हम लोग क्या करेंगे 5 का 5 लिख देंगे, और दाहिने तरफ दाएं तरफ 5 से दाएं जितना अंक होता है उतना 0 बैठा देंगे, यानी इसका आंसर कितना होगा मेरा 50 होगा। प्लेस वैल्यू मेरा कितना हो गया 50, और यहां अगर अंकित मान 5 का बोलेगा तो 5 ही होगा, 4 का बोलता तो 4 होता, 2 का बोलता तो 2 होता, यानी अंकित मान में कोई बदलाव नहीं होता है। और प्लेस वैल्यू में हम लोग याद रखेंगे कि जिसका प्लेस वैल्यू बोलेगा उसके दाहिने तरफ उतना 0 बैठा देना है, बात खत्म। यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी हम लोग आसानी से समझ गए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आसानी से समझ गए। अब हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए सीखते हैं, यानी प्रतिशत निकालने के लिए सीखते हैं। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत का मतलब ही होता है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100। याद रखेंगे परसेंटेज का मतलब हम लोग का कितना होता है 100 होता है। तो 100 जब होता है, अब एक क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी है, ठीक, विद्यार्थी का कुछ भी नाम है, अगर मैट्रिक का एग्जाम दिया, क्या दिया मैट्रिक का वो एग्जाम दिया, यानी 10th का वो एग्जाम दिया, 10th का एग्जाम में वो कितना नंबर लेके आया भाई 375 नंबर लेके आया, और टोटल मार्क्स कितना था एग्जाम में, जैसे टोटल पेपर जो हुआ तो कितने नंबर का हुआ था 500 का हुआ, कितना का हुआ 500 का। एग्जाम जब टोटल 500 का हुआ और वो 375 लेके आया, तो कभी कभी होता क्या स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि मेरा कितना परसेंट आया, कैसे निकालते हैं इसको, परसेंट जो होता है 75%, 20%, 40%, 60%, परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं वही चीज को आज हम लोग देखेंगे। यानी 10th में एक लड़का एग्जाम दिया 375 नंबर लाया, कुल था 500, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिशत अंक बराबर प्रतिशत अंक बराबर प्राप्त अंक, प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुना 100। याद रखेंगे ये वाला फॉर्मूला हम लोग कहां बैठाएंगे, यानी जहां पे प्रतिशत अंक निकालना होगा, प्रतिशत अगर निकालना है मुझे तो क्या करेंगे, यानी जितना नंबर लेके आया, यानी प्राप्त अंक का मतलब वो कितना नंबर लेके आया और कितना का एग्जाम दिया, तो ऊपर में जितना लेके आया उतना, और जितना वो टोटल एग्जाम दिया था वो नीचे, और गुना में हम लोग 100 करेंगे। आप देखिए वो कितना नंबर लेके आया था 375 लेके आया था, और टोटल कितना था 500 था, और गुना में हम लोग को फॉर्मूला में कितना था 100। अब इसको हम तो हल करने के लिए आना ही चाहिए, यानी कभी कभी क्या करता है कोई स्टूडेंट इसको और इसको काटता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ये भी ऊपर में ये भी ऊपर में, तो ऊपर ऊपर कभी भी कटता नहीं है, यानी नीचे ऊपर ही कटता है, याद रखेंगे। तो ये जब 2 जीरो है और ये 2 जीरो तो हम लोग काट सकते हैं। उसके बाद ये 5 एकन 5, 7 पंच 35, या कितना बच गया 2 बचा 25 हुआ, 5 5 25, यानी मेरा कितना परसेंट मार्क्स लेके आया वो बच्चा 75% मार्क्स लेके आया। याद रखेंगे परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, यानी जितना अंक लेके आया वो ऊपर, जितना अंक का एग्जाम दिया वो नीचे, और गुना में 100। बिल्कुल आसान भाषा में समझते चलिए प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जितना नंबर लेके आया वो ऊपर और जितना नंबर टोटल था वो नीचे, और गुना 100, यानी यहां से मेरा क्या हो गया परसेंटेज प्रतिशत निकल गया कि मेरा बच्चा मेरा लड़का 75% मार्क्स लेके आया 10th के एग्जाम में, 10th के बोर्ड एग्जाम में। अब कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अब आगे और एक दो टॉपिक को आज देखेंगे, यानी मैथ के साथ खेल रहे हैं समझ लीजिए, माथा में प्रेशर लेना बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से हम लोग एक एक चीज को हल करते चलते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। यानी मैथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आए तो आप मुझे जब याद करेंगे तो आपको मैथ बिल्कुल
आसान लगेगा। अब एक आते हैं एवरेज। एवरेज औसत क्या आते हैं? एवरेज गलत लिखे हैं क्या? एवरेज औसत। तो एवरेज जो होता है, औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे हम लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, या किसी क्लास के सारे स्टूडेंट्स का हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज मार्क्स निकालते हैं, या अपना क्रिकेटर सबको देखते हैं हम लोग कि इसका एवरेज इतना है, एवरेज दिखा रहा है, एवरेज स्कोर इतना है, एवरेज बल्लेबाजी का स्कोर जो है उसका इतना है। तो कैसे निकालता है एवरेज, इस चीज को हम लोग जानेंगे। एवरेज होता क्या है? इसका फॉर्मूला होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी ऊपर में कितना योग होगा। अब एक बल्लेबाज मान के चलिए कि क्या पहली पारी में लाया, मारा 10 रन, दूसरी पारी में मार दिया वो 70 रन, तीसरी पारी में मार दिया वो फिर क्या 50 रन, चौथी पारी में क्या हो गया 0 में आउट, और पांचवी पारी में मार दिया वो 10 रन। तो अब इसका हम लोग को औसत अगर निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे? ऊपर में योग का मतलब हम लोग सब जगह जोड़ जोड़ दे दिए, और नीचे में बटे में क्या संख्या कितना राशियों की, एक मैच, दो मैच, तीन मैच, चार मैच, पांच मैच खेला तो पांच दे देंगे। यानी क्या करना है कि ऊपर में सारा चीज को हम लोग को जोड़ देना है, प्लस कर देना है, और नीचे में जितना मैच खेला, जितना पारी में जितना टोटल अंक होगा उतना का अंक लिख देंगे। तो 50, 10 और 50, ये 70 कितना हो गया? 80। 80 और 50 कितना हो गया? 130। 130 और 10 कितना हो गया? 140। और बटे में कितना होगा? 5। अब बोलो कितना होगा काट के? 5 एकन 5, 2 पंचे 10, 8 पंचे 40। यानी उसका एवरेज जो होता है कितना होता है? 28 रन एक मैच का एवरेज हुआ उसका। यानी एक मैच में वो कितना लाता है? 28 लेके आता है। याद रखेंगे एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ऊपर वाले सबको जोड़ देंगे और नीचे वाला सबको जोड़ के नंबर उसका बढ़ा देंगे कि कितना पारियों में वो किया। अब यहां से जब आगे चलते हैं, एवरेज हम लोग को दिमाग में एक और उदाहरण लेते हैं। एक क्लास में 4 बच्चे हैं। एक पहले बच्चे का वजन है 40 किलो, दूसरे का है 30 किलो, तीसरे का है 15 किलो, और चौथे का है 5 किलो। तो क्लास में एवरेज वजन जो है कितना है? तो इसको निकालने के लिए क्या, 4 आदमी है तो 4 नीचे में हो जाएगा। उसके बाद जोड़ देंगे, क्या हो गया? 40 और 30 70, 70 और 15 कितना हो गया? 85। 85 और 5 कितना हो गया? 90/4। अब इसको काट करके जितना होगा वो आंसर होगा। 2 45 दूनी 90 काटेंगे, उसके बाद 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5, यानी 22.5। वजन एवरेज वजन कितना है? 22.5। याद रखेंगे कि अगर जितना राशियों का योग, यानी ऊपर में राशियों को प्लस कर देना है और नीचे में राशियों की संख्या को दे देना है, वो हो जाएगा मेरा एवरेज। और अब हम लोग सीखेंगे क्या? एक आरोही और अवरोही, एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो आरोही याद रखेंगे, आरोही क्रम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बढ़ते क्रम। एसेंडिंग ऑर्डर, अब एग्जाम में क्या आता है कि 4 एबीसीडी ऑप्शन दे देता है कि इसमें से कौन से ऑप्शन में आपको आरोही क्रम में अंक सजे हुए होते हैं। यानी एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 0.5 है, 5.0 है, 2.5 है, 5.2 है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0.05, 0.5, उसके बाद 0.50, 0 पॉइंट या फिर 5.0। उसके बाद सी में है
0.2, 0.1, 0.6, 0.8 और डी में है 0.5, 5.0, 5.5। उसके बाद आपको मिल गया क्या 0.02। ए बी सी डी ऑप्शंस को देखिए आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरा आरोही क्रम में सजाया हुआ है, आरोही क्रम में सजाया हुआ है। और जब इसको आप अगर पकड़ लेते हैं तो आप आरोही और अवरोही क्रम में बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट वाला जब भी होता है, यानी दशमलव वाला जो जहां भी क्वेश्चन आए, तो करना क्या है कि 0.5 का मतलब क्या होता है, कमेंट करें कि 0.5 का मतलब क्या होता है। यानी उदाहरण के तौर पर याद रखेंगे, अगर ये रुपया है 0.5 रुपया, कितना रुपया होगा, तो यानी हम लोग याद रखेंगे कि 50 पैसा है। यहाँ पे 5.0 का पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता नहीं है, लेकिन हमको दिया गया है, तो यानी 5 रुपया यहाँ पे है। यहाँ पे 2 रुपया 50 पैसा है, 5 रुपया 20 पैसा है। अब हमको बताइए आप कि यहाँ 50 पैसा या 5 रुपया फिर या 2 रुपया, तो ये से ये तो बड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ के मेरा क्या हो गया, नीचे चला गया, तो ये मेरा हो नहीं सकता है, यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में आते हैं। 0.05 का मतलब बताएंगे आप, कितना रुपया है। 0.05 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 पैसा है। कितना है, 50 पैसा यहाँ पे नहीं कहेंगे, यहाँ सिर्फ 5 पैसा है। ऑप्शन बी में है मेरा क्या, 0.5। इसका मतलब है तो वहां पे मेरा क्या 50 पैसा है। फिर से आप 0.50 है तो यहाँ भी 50 पैसा है। ये यहाँ पे ये नहीं करेंगे 500 पैसा है, यहाँ पे एक ही जीरो लेकर के कहेंगे, यानी बराबर करेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 50 पैसा। तो हम लोग ले सकते हैं, जब भी दो एक जैसा हो तो एक साथ उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे है 5.0 यानी 5 रुपया। अब बताइए ये 5 पैसा है, 50 पैसा, 50 पैसा है, 5 रुपया, यानी सीरीज जो है मेरा ये बढ़ते हुए गया। तो इसका मतलब बी मेरा तो अभी तक करेक्ट है, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं। बी तो मेरा सही है, लेकिन सी को भी देख लेते हैं। यानी 0.2 है, 0.2 का मतलब हुआ 20 पैसा, 0.1 का मतलब हुआ 10 पैसा। आप आगे देखने की जरूरत नहीं है मुझे, ये मेरा गलत है, क्योंकि आप 20 पैसा के बाद 10 पैसा हो नहीं सकता है। हम लोग जब सजा रहे हैं बढ़ते क्रम में, तो हम लोग इसको कैसे घटा देंगे, नहीं हो सकता है। अब आगे डी में देखते हैं 0.5 यानी 50 पैसा, फिर 5 रुपया, फिर 5 रुपया 50 पैसा, फिर यहाँ सिर्फ मात्र 2 पैसा, लास्ट में आकर के यहाँ क्या कर दिया 2 पैसा। तो ये भी मेरा गलत हो गया। यानी ऑप्शन ए बी सी डी को हम लोग देखे, ऑप्शन ए बी सी और डी को देखे, तो हम लोगों को क्या मिला, ऑप्शन बी मेरे को सही मिल गया। ऑप्शन बी सही मिला, ऑप्शन बी सही मिला। तो अब मुझे आप लोग बताएं कि अगर आरोही हम लोग सीख गए, आरोही सीख गए, तो अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने में मुझे कोई दिक्कत होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी को जब ये वाला ये अगर यहाँ 1 नंबर में होता, ये अगर यहाँ 2 नंबर में होता, ये भी अगर यहाँ 2 नंबर या 3 नंबर में होता, और इसको अगर हम लास्ट में डाल देते, तो ये मेरा कौन सा क्रम हो जाता, आरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता। तो अब मुझे याद ये रखना है कि आरोही और अवरोही में होता क्या है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम। तो याद रखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग बिल्कुल आसान होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज कुछ होमवर्क देते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल रहा है। अगर आप ये क्वेश्चंस को बना लेते हैं तो आप मैथ में हीरो बन सकते हैं। मैथ में आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली है। 1 नंबर में लेते हैं हम लोग, बोर्ड मास से स्टार्ट करते हैं। 4+3-2 इस सबको आज आपको हल करना है, यानी सबको सॉल्व करना है।
पांच लास्ट क्वेश्चन देते हैं, ये देखिए। चलिए मुझे ही ले लीजिए। सरफराज अपने मैट्रिक परीक्षा में कुल 500 अंकों में से 420 अंक प्राप्त किया, तो बताएं उसके द्वारा कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिया गया है कि ये 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है कि एक कैसे आप पॉइंट वाला जोड़ेंगे, बटे का जोड़ कैसे करेंगे, बोर्ड मास कैसे बनाएंगे, आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे और प्रतिशत कैसे निकालेंगे। यानी आप इस टाइप का क्वेश्चंस को जब कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगी। आपको अगर थका सा लगेगा तो आप बिल्कुल आप अपने अंदर एनर्जी आपको लेके आना है, यानी मैथ बनाते समय आपको माइंड को हमेशा प्रेजेंट रखना है। अगर आप इसमें भी अगर कोताही करते हैं तो होगा क्या कि आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, आप मैथ में अच्छा स्कोर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आप याद रखेंगे कि जब भी मैथ में क्या होता है अक्सर कि आपको प्रैक्टिस करना ज्यादा होता है, प्रैक्टिस जितना करेंगे मैथ आपको उतना अच्छा होते जाएगा। आप अगर मैथ से डरेंगे तो होगा क्या कि मैथ धीरे धीरे आपको डराने लगेगी। हम लोग याद रखेंगे कि जो जितना डरता है दुनिया उसको उतना डराती है, इसलिए हम लोग को डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और मैथ को बिल्कुल आसानी से हम लोग को हल करना है। जैसे सीटेट में 30 नंबर का मैथ आता है, 30 का आता है, 30 में हम लोग अगर 28 भी कर जाते हैं, 30 में हम लोग कितना कर जाते हैं 28 भी करते हैं, तो हम लोगों के लिए क्या कह सकते हैं, हम लोग उसको गुड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गुड। यानी हम लोग 30 में 28 का टारगेट फिर भी लेके चलना होगा। आप अगर कहेंगे कि 30 में 28 नहीं होगा, मैथ बहुत हार्ड लगता है, तो आप कंटिन्यू करें हमारे क्लास को, बिल्कुल आसानी से आप लोग मैथ सीखते जाए। अब एक वर्ड आता है बहुलक। क्या होता है, बहुलक। बहुलक हम लोग याद रखेंगे कि बहुलक में एक ही ट्रिक, जो सबसे ज्यादा बार जो अंक आए वो इनका बहुलक होता है। जो सबसे ज्यादा बार आए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे 4 5 6 5 3 5 1 2, उसके बाद और ले लेते हैं 0 5। अब ये जो सीरीज दिया हुआ है, ये जो श्रृंखला अगर हमारा दिया हुआ है, तो इसमें इसका बहुलक क्या होगा अगर पूछ दिया जाए कि इसमें बहुलक क्या होगा, तो हम लोग याद रखेंगे बहुलक क्या बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा, जो सबसे ज्यादा बार अंक आया है उसमें। तो आप देखिए 4 कितनी बार आया भाई, 4 पूरे सीरीज में हम लोग एक ही बार देखते हैं। 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार 5 आया है। तो हम लोग याद रखेंगे, ऐसे दिमाग में रखेंगे कि 4 को लिखेंगे, 4 कितनी बार आया टोटल में, एक बार। 5 कितनी बार आया भाई, 1 2 3 4 बार, 5 4 बार आया। 6 कितनी बार आया भाई, पूरे सीरीज में 6 एक बार आया। 6 के बाद 3 कितना बार आया भाई, एक एक ही बार आया। उसके बाद 1 कितना बार आया भाई, एक बार। 2 कितने बार आया भाई, 2 भी एक ही बार। उसके बाद 0 कितनी बार आया, एक बार। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सारा एक ही बार आया, लेकिन ये मेरा 4 कौन कितना 4 बार कौन आया है, 5 आया है। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, 5। ऑप्शन में आपको दिया रहता कि 4 5 6 7, ए में रहता 4,
बी में रहता 5, सी में रहता 6, डी में रहता 0। तो इसमें अगर बहुलक निकालते हम लोग तो क्या होता, कौन सा होता, याद रखेंगे जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे, है ना। बहुलक याद रहेगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा यानी जो ज्यादा बार आएगा उसको हम लोग बहुलक बोलेंगे। यानी आज की क्लास के बाद मुझे नहीं लगता है कि इतनी जो मैथ बताया मैं आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा। सारा मैथ बिल्कुल आसान तरीके से, अगर एक क्लास को एक बार नहीं वीडियो को रिपीट करके 2 बार अगर हम लोग जब देख लेते हैं तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप एक बार भी अगर पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, ध्यान पूर्वक देखते हैं, तो आप पहली बार में ही सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। यानी मैथ के साथ हम लोग खेलेंगे और मैथ को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजेंगे, यानी 30 में से 28 का टारगेट लेके चलेंगे या उससे प्लस ही करेंगे, लेकिन उससे नीचे जाने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग को 30 में 30 लेने का टारगेट होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग का कम से कम 28 होगा। आपको टारगेट हमेशा 30 का ही रखना है, यानी 28 से कम आएगा तो हमारे लिए वो पनिशमेंट है, वो मेरे लिए सजा हो जाएगी। आप इसी प्रकार से कंटिन्यू करें। आप सीटेट की जब तैयारी करते हैं तो मैं आपको एक बता दूं कि आपको करना क्या है। मेन आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। उतना टाइम देख करके आपको एग्जाम में लगना चाहिए कि मैं एग्जाम में बैठा हूं और सारा सेट को जिस प्रकार से बनाया जाता है, जिस प्रकार से OMR को भरा जाता है, OMR में आपको रखते हैं, तो आप सारा प्रैक्टिस यही करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि एग्जाम में जाके करना है, जिससे जो क्या हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट मेरा सही से नहीं हो पाता है। तो आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जम के प्रैक्टिस लगाना है, जम के करना है। आपको डेली एक एक प्रैक्टिस सेट मारना है। आपका सीटेट 130 प्लस का टारगेट जो लेके चलते हैं वो आसानी से उसमें मेरा सहयोग कर सकेंगे, आप आसानी से पार कर जाएंगे। आप वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर अंगूठा दर्द न करे, दूसरी बात है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और ताकि सहजीवी का काम करेगा और मुझे भी कुछ प्रॉफिट होगा और आपको तो प्रॉफिट होना ही है। इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।